नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए नज़रिए की बात करते हैं जो कि ट्रस्ट से, प्राइवेट ट्रस्ट या फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। कल की बात है, मुझे एक फ़ोन आया। मेरे एक फ्रेंड हैं, जानकार हैं और मेरे रेगुलर व्यूअर भी हैं, अनूप कुमार, जो रांची में रहते हैं। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके फादर की एक फैमिली ट्रस्ट बनाई थी और वो अभी चल रही है, और उसमें फादर ने जो संपत्ति डाली थी वो अभी भी है। उनके ब्रदर ने एक लोन लिया किसी बैंक से और वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो उनको ये डर है कि कहीं बैंक वाले जो फादर की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में है उसको ना अटैच कर लें। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या बैंक ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकती है लोन के डिफ़ॉल्ट के लिए जो ट्रस्टी ने लिया हुआ है, और वो सेटलर का बेटा भी है। इसका इसको समझने के लिए हम एक केस समझते हैं और उसके फैक्ट को देखते हैं, और उसके बाद जो लॉ इस्टेब्लिश हुआ उसके देखते हैं। सुशीला लालीवाला एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाती हैं अपने हस्बैंड के नाम से, रमनिक लाल लालीवाला के नाम से, जिसका नाम होता है रमनिक लाल लालीवाला फैमिली बेनिफिट ट्रस्ट। ये 1978 में वो बनाती हैं, और उस ट्रस्ट का पर्पस होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को बेनिफिशियरी बनाना और उनको उनके बेनिफिट के लिए बनाना। उनके 4 बेटे और 1 बेटी होती है। उस वो अपने उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो डालती हैं केवल 3 प्रॉपर्टीज़। उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ में कई किराएदार होते हैं और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और अपने चारों बेटों को वो उसकी ट्रस्टी बना देती हैं। बाद में 1985 में, ये ट्रस्ट 1978 का है, तो 1985 में वो अपने बचे हुए सारी प्रॉपर्टीज़ का विल कर देती हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ उस ट्रस्ट को दे देती हैं। बाद में 1991 में उनकी डेथ होती है, और उस विल का एग्जीक्यूटर होते हैं उनका उनका एक बेटा हरीश लालीवाला। और जब 1991 में उनकी डेथ होती है, उसके बाद क्या होता है कि वो हरीश इस एक कंपनी में, जिसका नाम होता है मेसर्स वर्मा एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। और उन पे कुछ टैक्स लायबिलिटी होती है उस कंपनी पे। बाद में वो लायबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर पे भी चार्ज होता है, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो उस टैक्स लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए वो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अटैचमेंट का वारंट निकाल देते हैं और अटैच कर लेते हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद जो ट्रस्ट के और मेंबर्स थे वो चले जाते हैं रिट पिटीशन में, और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं। केस का नाम है राजेश शाह वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल होता है। रिट पिटीशन नंबर होता है 1657 ऑफ 1998। और इस केस में जो कोर्ट का ये कहना था कि ट्रस्ट का फॉर्मेशन 1978 में हुआ है, जो विल लिखा गया है वो 1985 में लिखा गया है, और इस विल से जो प्रॉपर्टीज़ मिली है वो 1985 में मिली है, और बाद में उस विल का प्रोबेट भी ग्रांट कर देती है बॉम्बे हाई कोर्ट। और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1989-90 का है। मतलब ये कि जब लायबिलिटी क्रिएट हुई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसकी प्रोसीडिंग चालू की, उसके पहले ट्रस्ट का फॉर्मेशन होता है 1978 में, और जो विल के ज़रिए मिलता है वो 1985 में मिलता है। और वैसे भी सारी प्रॉपर्टीज़ की ओरिजिनल मालिक तो सुशीला लालीवाला ही थी। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टीज़ किसी ट्रस्टी का है, और ख़ासकर हरीश का है जो उनका बेटा था, चूँकि जो प्रॉपर्टीज़ थे उसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये जो ट्रस्ट है वो एक तरीके से सब्टरफ्यूज है या एक दिखावा है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ मदर से बेटे को आई है, इसलिए बेटे का उसमें हक है, हरीश का हक है, और ये प्रॉपर्टी के ज़रिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस टैक्स लायबिलिटी को रिकवर कर सकती है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट का सहारा लिया। वो जजमेंट था जिसका नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस मेसर्स जय हिंद प्लास्टिक। ये एक सूट था, सूट की डिग्री हो गई। उसके बाद बैंक ने
बैंक ने अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग में सूट में गए, सूट की डिक्री हो गई, सूट को फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में गए, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया कि एक जो ट्रस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए और उससे रिकवरी के लिए, और वो ट्रस्ट जो था उसमें एक ट्रस्टी इस कंपनी से, इस कंपनी में डायरेक्टर था। कोर्ट ने भी वहाँ भी यही कहा कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी की प्रॉपर्टी होगी, और उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट का फॉर्मेशन भी काफ़ी पहले हुआ है, तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकती बैंक, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र बैंक कर रही है ट्रस्ट की, वो सूट प्रॉपर्टी नहीं है, या उसको वो लोन के समय वो सिक्योर्ड लोन के तौर पे उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया जा सकता। तो आज की डेट में कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो सेफगार्डेड है महज इसलिए कि उसमें जो आदमी, जो ट्रस्टी है, वो किसी लोन का डिफ़ॉल्टर है, तो इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो मेरी तरफ से जो टेक अवे पॉइंट है इसमें, कि जो प्रॉपर्टीज़ ट्रस्ट की है और ट्रस्ट का फॉर्मेशन पहले हुआ है और जो लायबिलिटी की प्रोसीडिंग है वो बाद में शुरू हुई है, तो ये बाद में शुरू हुई है, तो किसी भी तरीके से हम उसको जोड़ नहीं सकते दोनों को, और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को लोन की रिकवरी के लिए जो ट्रस्टी से जुड़ा हुआ लोन है उसके लिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी ट्रस्ट बनाएं उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, इससे इनकम टैक्स में जो बेनिफिट होता है ट्रस्ट के इनकम टैक्स का वो भी होता है, वो भी फ़ायदा होता है। दूसरा कि ट्रस्ट के रजिस्टर हो जाने से, और पर्टिकुलरली इरिवोकेबल ट्रस्ट के, वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाती है, और उसके बाद जो सेटलर पे भी कोई लायबिलिटी है उसको भी इस तरह से रिकवर नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि जो लोन की लायबिलिटी है वो बाद में हुई हो और ट्रस्ट पहले बना। तो आज के मुद्दे पे, आज की चर्चा में हमने आपको बताया कि कैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सेफगार्डेड होती है किसी भी रिकवरी प्रोसीडिंग से जो उसके ट्रस्टी से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि ट्रस्ट बनता ही किसी और के बेनिफिट के लिए, ट्रस्टी तो केवल मैनेजर होता है, मैनेज करते हैं प्रॉपर्टी को। आज की चर्चा में बस इतना ही। ट्रस्ट के लेकर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए।